हेलो एवरीवन, आई एम अमित कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही शानदार टॉपिक स्ट्रक्चरल आइसोमर। और इस स्ट्रक्चरल आइसोमर में हम पढ़ने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर काउंट करना फॉर ए गिवन मॉलिक्यूल या फॉर ए गिवन कंपाउंड। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमर होते क्या हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं टू और मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। क्या होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर? दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं बट कनेक्टिविटी ऑफ एटम डिफरेंट होती है, वो कहलाते हैं आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब हम लौटते हैं अपने टॉपिक पे। क्या था बेटा अपना टॉपिक? टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर काउंट करना। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं किसी कंपाउंड के लिए टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर काउंट करने के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली उस कंपाउंड की डीयू और दूसरा टोटल पॉसिबल मोनोवेलेंट रेडिकल। तो सबसे पहली चीज क्या है? डीयू, कंपाउंड की डीयू। और दूसरी चीज क्या बोली मैंने? दूसरी चीज बोली टोटल पॉसिबल मोनोवेलेंट रेडिकल, जिसको शॉर्ट में एमआर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीयू की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? डीयू की। तो किसी कंपाउंड के लिए डीयू होती है उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या होती है बेटा? डीयू डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसके लिए एक फॉर्मूला होता है कार्बन प्लस वन माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन बाई टू। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम किसी भी कंपाउंड की डीयू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला डीयू। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोनोवेलेंट रेडिकल। ठीक है, किसकी बात करते हैं बेटा हम? मोनोवेलेंट रेडिकल, मोनोवेलेंट रेडिकल एमआर। तो इसको समझने के लिए मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं, मैथेन। क्या लेता हूं बेटा मैं? मैथेन। इस मैथेन में से मैं एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल रिमूव करता हूं तो क्या बनेगा? CH3 फ्री रेडिकल। क्या बनेगा बेटा? CH3 फ्री रेडिकल। मतलब एक मॉलिक्यूल में से या एक कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल निकाल दूं तो उसको बोलते हैं मोनोवेलेंट रेडिकल। क्या बोलते हैं बेटा उसे? मोनोवेलेंट रेडिकल। और अगर मैं बोलूं इसके लिए एमआर वैल्यू क्या होती है? टोटल पॉसिबल मोनोवेलेंट रेडिकल। टोटल पॉसिबल मोनोवेलेंट रेडिकल कितने आएंगे? मतलब इस कंपाउंड में से कितने वे से मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता हूं। तो मेथेन के लिए एमआर वैल्यू आ जाएगी 1। ऐसे ही मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, CH3 एथेन। तो एथेन में से मैं कहां कहां से हाइड्रोजन रिमूव कर सकता हूं? तो एथेन में से मैं यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर सकता हूं और एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर सकता हूं। मेरे को क्या करना है मोनोवेलेंट के लिए? एक हाइड्रोजन रिमूव करना है। क्या रिमूव करना है? एक हाइड्रोजन रिमूव करना है। तो अगर मैं बोलूं एथेन के लिए मैं यहां से कर सकता हूं एक हाइड्रोजन रिमूव, एक हाइड्रोजन रिमूव यहां से कर सकता हूं। लेकिन अब जब आप लोग ध्यान से देखोगे तो मैं हाइड्रोजन यहां से रिमूव करूं या यहां से रिमूव करूं, दोनों एक ही बात है। क्या है बेटा? दोनों एक ही बात है। तो एक ही बात है तो इसके लिए एमआर वैल्यू हो जाएगी, इसके लिए भी एमआर वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे एग्जांपल की, वो है CH3 प्रोपेन। इसे क्या बोलते हैं बेटा? प्रोपेन। अब मैं बोलूं इसके पॉसिबल मोनोवेलेंट रेडिकल बताने हैं हमें, तो मैं एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर सकता हूं, एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर सकता हूं और एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर सकता हूं। ठीक है, मतलब अपन को ऊपर ऊपर से 3 पॉसिबिलिटीज लग रही है हाइड्रोजन रिमूव करने की। ठीक है, लेकिन जब इसमें भी आप ध्यान से देखोगे तो मैं यहाँ हाइड्रोजन यहां से रिमूव करूं या यहां से रिमूव करूं, दोनों एक ही बात है। मतलब इन दोनों को एक कंसिडर करना है। मतलब इन दोनों को मैंने एक कंसीडर किया और एक हाइड्रोजन में यहां बीच से रिमूव कर सकता हूं इस वाले हाइड्रोजन को। ठीक है, मतलब 1+1, मतलब टोटल पॉसिबल एमआर हो जाएगी प्रोपेन के लिए 2। क्या हो जाएगी एमआर के लिए? 2। ठीक है, अब हम एक एमआर एंड नंबर ऑफ कार्बन इन कंपाउंड के बीच में एक टेबल बनाते हैं। और अगर वो टेबल आपको याद कर रखी है, अगर वो टेबल आपने याद कर रखी है ना,
तो आप फ्रिक्वेंटली फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं टेबल की। मुझे बनानी है एक टेबल। तो इधर होगा नंबर ऑफ कार्बन इन सैचुरेटेड सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, और इधर होगा टोटल पॉसिबल मोनोवेलेंट रेडिकल मींस MR। MR वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन लिखना है ना इधर, मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 तक सफिशियंट होते हैं। 6 तक क्या होते हैं? सफिशियंट। अब इनके रेस्पेक्ट में अपन को इनकी MR वैल्यू लिखनी है। तो वन के केस में सैचुरेटेड कंपाउंड कौन सा होता है? CH4। 2 के केस में क्या होता है? C2H6। ऐसे ही 3 4 5 6 में लिख लेंगे अपन। ठीक है, जैसे अपन ने देखा था कि 1 के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ कार्बन जब 1 होते हैं तब उसके MR वैल्यू अपन ने अभी पिछली वाली स्लाइड में देखी थी, उसके लिए आई थी 1। 2 के लिए भी कितनी आई थी? 1। अब याद करने का तरीका देखो बेटा, 3 के लिए इसका डबल कर देना है, 3 के लिए इसका डबल कर देना है मतलब 2। जो कार्बन नंबर 4 है, नंबर ऑफ कार्बन जब 4 आए तब उसके लिए MR वैल्यू इसका डबल कर देना है मतलब 4। मतलब नंबर ऑफ कार्बन 4 आए ना किसी कंपाउंड में तो उसके लिए MR वैल्यू होगी 4। लेकिन कंपाउंड क्या होना चाहिए? सैचुरेटेड। कंपाउंड क्या होना चाहिए? सैचुरेटेड कंपाउंड होना चाहिए। और अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 एंड कंपाउंड सैचुरेटेड है तो उसके लिए MR वैल्यू होगी 4। सेम इसका डबल कर दो तो नंबर ऑफ कार्बन 5 के लिए MR वैल्यू आएगी 8। और नंबर इसका डबल करो 16, डबल प्लस 1 17। मतलब नंबर ऑफ कार्बन जब 6 होंगे सैचुरेटेड कंपाउंड में उसके लिए MR वैल्यू होगी 17। और अगर आपको ये टेबल याद है तो आप टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स काउंट करने वाले क्वेश्चन काफी फ्रिक्वेंटली कर पाओगे बेटा। ठीक है बेटा, ये टेबल आप याद कर लेना। अब अपन बात करते हैं कैसे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर काउंट करते हैं। क्या बात करते हैं बेटा हम? कैसे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर काउंट करते हैं। तो मैंने एक सबसे बेसिक एंड सिंपल एग्जांपल लिया, C4H10O। ठीक है, मैंने क्या लिया? एक सबसे बेसिक एंड सिंपल कंपाउंड लिया C4H10O। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को इसकी निकालनी पड़ेगी DU। क्या निकालनी पड़ेगी बेटा? DU। और DU का क्या फॉर्मूला होता है? C+1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन बाई 2। ये हो गया किसी कंपाउंड के लिए DU निकालने का फॉर्मूला जो अपन ने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं DU। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इस कंपाउंड में? इस कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन है? तो नंबर ऑफ कार्बन है 4+1। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इस कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 10। तो 10 प्लस नंबर ऑफ हेलोजन 0 माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन 0 बाई 2। तो इस कंपाउंड की DU मुझे दिख रही है DU 0। अगर किसी कंपाउंड की DU 0 आ जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो कंपाउंड होगा सैचुरेटेड कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड होगा बेटा? सैचुरेटेड कंपाउंड मींस नो डबल बॉन्ड, नो रिंग। कंपाउंड में क्या होगी? एक कार्बन की फ्लैट चेन होगी। क्या होगी बेटा? एक कार्बन की फ्लैट चेन होगी। तो हमने उसकी कंपाउंड की DU से ये पता लगा लिया कि ये कंपाउंड होगा, वो होगा सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, अब इस कंपाउंड में एक और चीज है, एक और चीज देखनी है, वो देखनी है नंबर ऑफ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ ऑक्सीजन वो कितना आ रहा है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखो कंपाउंड में 1।
जब कंपाउंड सैचुरेटेड हो और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एक हो, तो हमें तुरंत हिट करना चाहिए, हमें तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो या तो होगा अल्कोहल या होगा ईथर। और डी यू कितनी थी इसकी, 0। जब ये कंडीशन सामने देखने को मिल जाए, डी यू 0 एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड 1, तो मेरे माइंड में तुरंत आना चाहिए कि या तो वो अल्कोहल होगा या होगा ईथर। ठीक है बेटा, मतलब हमने अब तक ये पता लगा लिया कि ये जो कंपाउंड है या तो ये अल्कोहल है या ये ईथर है। और क्वेश्चन में हमें बता नहीं रखा, हमने क्वेश्चन में पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर बताओ, मतलब अल्कोहल के भी पूछ रहा है वो और ईथर के पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक दे रखा हो कि अल्कोहल के बताओ तो हम अल्कोहल वाले के निकाल लेंगे, अगर क्वेश्चन पूछ रखा है ईथर के बताओ तो हम ओनली ईथर के बता देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर बताओ, मतलब अल्कोहल के भी पूछे हैं एंड ईथर के भी पूछे हैं। तो अब हम देखते हैं कैसे निकालना है ये। तो मैंने इधर लिख लिया अल्कोहल, ठीक है, और इधर लिख लिया मैंने ईथर। ठीक है बेटा, इधर लिख लिया मैंने अल्कोहल और इधर लिख लिया मैंने ईथर। ठीक है, और मेरे कंपाउंड का फॉर्मूला क्या था, C4H10O। क्या था कंपाउंड का फॉर्मूला, C4H10O। ठीक है, मेरे को इस कंपाउंड का अल्कोहल बनाना है, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, C4NOH, मतलब 4 मेंबर की कार्बन चेन है इधर, उसके एक अल्कोहल जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूं बेटा, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मैं बोलूं नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4। नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो पॉसिबल एमआर वैल्यू, टेबल से देखो बेटा, टेबल से देखो बेटा, जब नंबर ऑफ कार्बन इन सैचुरेटेड कंपाउंड 4 होते हैं तो उसकी एमआर वैल्यू होती है 4। कितनी होती है बेटा, एमआर वैल्यू होती है 4, मतलब मैं लिख सकता हूं इधर एमआर वैल्यू आई इसकी 4। और जो अपनी एमआर वैल्यू होती है, जो अपनी एमआर वैल्यू होती है वो ही होते हैं टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, उनका सम ही होता है टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, तो ये यहाँ आ गए कि जो ये कंपाउंड है उससे जो अल्कोहल वाला कंपाउंड बनेगा उसके टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर आ रहे हैं मेरे पास 4। अब हम देख लेते हैं ईथर। तो ईथर का केस देखने से पहले हम ये पता होना चाहिए, ईथर में होता है बीच में ऑक्सीजन, उसके इधर एक कार्बन चेन होती है, उसके एक मतलब ईथर के एक लेफ्ट में कार्बन चेन होती है ना, और एक होती है राइट में। ठीक है, मतलब उसके राइट में भी कार्बन चेन होती है और लेफ्ट में भी कार्बन चेन होती है। ठीक है, मतलब इसके केस में हमें केस बनाने पड़ेंगे, इसके केस में भी हमें और केस बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे, केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट बनाते हैं इसका। इसका केस फर्स्ट बनाते हैं कैसे, मैंने ऑक्सीजन को भी रख लिया 20 में। ठीक है, ठीक है, और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 4। 4 में से एक रख दिया मैंने राइट में, C1, एक रख दिया मैंने राइट में, और एक राइट में रख दिया, तो अब लेफ्ट में कितने रखने पड़ेंगे मेरे को, 3। ये हो गया केस फर्स्ट। अब हम बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन तो बीच में ही आएगा ना। अब मैंने क्या किया, एक कार्बन इधर से उठा के इधर शिफ्ट करवा दिया, इधर हो गए मेरे पास राइट में हो गए 2 कार्बन, लेफ्ट में वो भी हो गए 2 कार्बन, एक इधर से शिफ्ट हो गया ना, तो इधर भी बचे 2 कार्बन। ठीक है, अब मैं बात करता हूं केस थर्ड की। थर्ड केस की बात करता हूं मैं, केस थर्ड। ठीक है, अब केस थर्ड में क्या होगा, केस थर्ड में क्या होगा, मैंने इधर से भी एक कार्बन और बीच में ऑक्सीजन तो हो गई बेटा, इधर से एक कार्बन और भेज देता हूं उधर राइट साइड में, तो इधर हो गए 3 कार्बन, इधर क्या हो गया 3 कार्बन, और इधर क्या बचा 1 कार्बन। तो बेटा ध्यान से देखो, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड सिमिलर ही है। क्या है बेटा, सिमिलर ही है, मतलब दोनों में एक को लिख लेते हैं अपन, दोनों में से एक को लिख लेते हैं। अब हम बात करते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं, इधर देखो, इस साइड नंबर ऑफ कार्बन, इस साइड नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बेटा, 1। ठीक है, इस साइड नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, और
नंबर ऑफ कार्बन जब 3 होते हैं तब एमआर वैल्यू आती है अपनी 2। ठीक है, 2 लिख लेते हैं इधर। ठीक है, जब नंबर ऑफ कार्बन 1 होता है तब एमआर वैल्यू आती है 1। जब नंबर ऑफ कार्बन 1 होता है तो एमआर वैल्यू आती है 1। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आया 2। ठीक, अब जैसे मैंने बोला सेम ये काम इसके लिए करते हैं। जब नंबर ऑफ कार्बन 2 होते हैं तो एमआर वैल्यू आती है फिर से 1। ठीक है, मल्टीप्लाई। ठीक है, इधर भी नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो इधर भी एमआर वैल्यू 1, तो इसको 1। अब इन दोनों का कर दो सम। अब क्या करना है, इन दोनों केस, इस केस से 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर आए, केस सेकंड से एक स्ट्रक्चरल आइसोमर आए। टोटल ईथर के स्ट्रक्चरल आइसोमर निकालने हैं। क्या निकालने हैं, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ईथर। तो वो हो जाएंगे 2 + 1 = 3। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल, इस कंपाउंड के टोटल ईथर के प्लस एल्कोहल के। ठीक है, तो ईथर से कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर आए, 3। ईथर से कितने आए, अब हम बात करते हैं एसआई टोटल की। तो ईथर से कितने आए, 3। एल्कोहल से कितने आए, 4। तो ये हो गए 7। मतलब इस कंपाउंड के लिए टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गए 7। कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गए बेटा, 7। और अगर ये क्वेश्चन आ जाता एग्जाम में आपके नीट के पेपर में तो आपको 7 स्ट्रक्चर बनाने के लिए कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। और 5 से 6 मिनट लग जाते और पता नहीं वो सही भी होता या नहीं। मतलब आपको ये वाला मेथड फॉलो करना है, वो वाला नहीं कि स्ट्रक्चर बना बना के आप चेक कर रहे हो एग्जाम में। ठीक है, टाइम बचाना है एग्जाम में, क्या बचाना है, टाइम। ठीक है, इसका एक और एक सिंपल एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख के खत्म करते हैं इसे। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं C4H11N। ठीक है, C4H11N। ठीक है, अब इसका देखते हैं, इसके टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर काउंट करने हैं। क्या काउंट करने हैं बेटा, इसके इस मॉलिक्यूल के टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर काउंट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना था अपन को, डीयू चेक करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लिख लो पहले डीयू का, C+1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन अपॉन 2। ठीक है, अप्लाई करो इस फॉर्मूले को इस कंपाउंड के लिए। इस कंपाउंड के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करो तो 4 + 1 माइनस 11। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है इस कंपाउंड में, 11। नंबर ऑफ हेलोजन 0। नंबर ऑफ नाइट्रोजन 1 डिवाइड बाय 2। du 5 - 5 du 0। अगेन कंपाउंड के लिए du 0 आ गई। du क्या आ गई, 0 आ गई। du 0 आ गई मतलब कंपाउंड क्या है, सैचुरेटेड। du 0 आ गई मतलब कंपाउंड क्या है, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड, नो डबल बॉन्ड, नो रिंग। du क्या आ गई, 0 आ गई। du 0 है और नाइट्रोजन कंपाउंड है मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड बनेंगे। मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री नाइट्रोजन के कंपाउंड बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के सैचुरेटेड कंपाउंड बनाने अपन को। तो देखते हैं इसका। इसके 3 केस बना लेते हैं, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, वो सॉरी सॉरी सॉरी, 1 डिग्री नाइट्रोजन, 2 डिग्री नाइट्रोजन एंड 3 डिग्री नाइट्रोजन। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन एंड 3 डिग्री अमीन। ठीक है, 1 डिग्री मतलब नाइट्रोजन से एक ही कार्बन जुड़ा होगा, नाइट्रोजन से एक ही कार्बन जुड़ा होगा। और एक ही कार्बन, नाइट्रोजन के एक साइड कार्बन जुड़ा होगा तो दो साइड क्या जुड़े होंगे, हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि वैलेंसी कितनी होती है नाइट्रोजन की, 3। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 3। ठीक है, मतलब अगर 1 डिग्री अमीन बात करें तो जो अपना नाइट्रोजन है वो एक कार्बन से जुड़ा होगा। ठीक है, और अपने कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या था, कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला था C4H11N। ठीक है,
मतलब इधर इस नाइट्रोजन के इधर 4 मेंबर की कार्बन चेन आएगी। कितने मेंबर की कार्बन चेन आएगी? 4 मेंबर की। ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं ऐसे, ये हो गया 1 डिग्री। ठीक है, 2 डिग्री में क्या होगा? नाइट्रोजन से 2 कार्बन चेन जुड़ी होगी, 2 कार्बन जुड़े होंगे। ठीक है, और एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। ठीक है, अब मैं बात करूं 3 डिग्री अमीन की, तो उसमें क्या होगा? नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़े होंगे, कार्बन कार्बन कार्बन, और ये क्या है? चेन है, कार्बन चेन है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में देखो, इधर देखो, नंबर ऑफ कार्बन 4, नंबर ऑफ कार्बन जब 4 होते हैं तो एमआर वैल्यू कितनी होती है? 4, एमआर वैल्यू 4। तो टोटल स्ट्रक्चर, तो इसके 1 डिग्री के स्ट्रक्चरल आइसोमर बन जाएंगे 4। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं इसकी। इसमें बनेंगे केस। इसमें क्या बनेंगे बेटा? केस। केस फर्स्ट, जैसे ईथर वाला ही हो गया है। तो ईथर, ईथर में क्या था ना कि नाइट्रोजन, ईथर में क्या था? ऑक्सीजन बीच में था, उसके राइट साइड में भी कार्बन चेन थी और लेफ्ट साइड में भी कार्बन चेन थी। सेम यहाँ पे होगा, यहाँ पे NH बीच में है, उसके लेफ्ट साइड में भी कार्बन चेन होगी और राइट साइड में भी कार्बन चेन होगी। तो केस फर्स्ट में NH, इधर ले लेते हैं कार्बन 1 और इधर हो जाएगी कार्बन 3। केस 2 NH, इधर हो जाएगा क्या? इधर अब मैंने क्या किया, इधर 3 कार्बन में से एक कार्बन को इधर शिफ्ट कर दिया, मतलब C2 हो जाएगा ये, और ये भी C2 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को सोल्व करते हैं। ठीक है, जब नंबर ऑफ कार्बन 1 होता है तो एमआर वैल्यू 1 इंटू, जब नंबर ऑफ कार्बन 3 होते हैं तब एमआर वैल्यू 2, तो 2। ठीक है, ओके। इस केस में स्ट्रक्चरल आइसोमर आए 2। अब इसकी बात करते हैं, जब नंबर ऑफ कार्बन 2 होते हैं तब एमआर वैल्यू 1 इंटू, इधर भी कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो एमआर वैल्यू 1 1। ओके, तो अगर मैं बात करूं 2 डिग्री अमीन में, ये क्या है? 2 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो गया? 3 डिग्री। 2 डिग्री अमीन के टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने हो गए? 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ओके, ये हो गया 3। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरा केस 3 डिग्री एमीन के लिए। ठीक है, 3 डिग्री एमीन के लिए, तो इसके लिए केस फर्स्ट बनाते हैं। केस फर्स्ट बनाते हैं, केस फर्स्ट। इसके लिए केस फर्स्ट बनाते हैं कि मैंने इधर रख दिए 2 कार्बन। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना, इधर मैंने 2 कार्बन रख दिए, और अब कितने कार्बन बचे? 2। अब कितने कार्बन बचे? 2। तो एक कार्बन रख दिया इधर, एक कार्बन रख दिया इधर। ठीक है बेटा, एक कार्बन रख दिया इधर, एक कार्बन रख दिया इधर, और इधर रख दिए 2 कार्बन। इसका एक ही केस बनेगा। कितने केस बनेंगे बेटा? एक ही केस। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं? जब नंबर ऑफ कार्बन 1 होते हैं तब एमआर वैल्यू 1। ठीक है, जब नंबर ऑफ कार्बन 1 होते हैं तब एमआर वैल्यू 1, जब नंबर ऑफ कार्बन 2 होते हैं तब एमआर वैल्यू 1। तो इसके लिए एमआर वैल्यू हो जाएगी टोटल, इसके टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर Si 1। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं टोटल टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर बताओ, तो वो कितने हो जाएंगे? 4 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1, वो आ रहे हैं SI टोटल इज इक्वल टू 8। ओके बेटा,